क्या एक हिंदू बहुल देश में एक मुस्लिम संस्था देश को घुटने पर ला सकती है? भारत में आपका स्वागत है, जहां मुस्लिम वक्फ बोर्ड भारत के 1500 वर्ष पुराने मंदिरों पर अपना अधिकार जमा रहा है। यह केवल एक मंदिर या एक गांव की बात नहीं है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि ये लोग किसी भी जमीन पर अपना अधिकार दिखा देते हैं। ये मजार कहीं किसी प्राइवेट जमीन पे नहीं बना हुआ है, सरकारी जमीन पे बना हुआ है। वक्फ यदि कोई प्रॉपर्टी कब्जाता है तो आप उसे मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि इसे कानूनी रूप से संरक्षण प्राप्त होता है। आपकी जमीन कब आपकी नहीं रहेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या काशी विश्वनाथ को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति मानता है? यदि हाँ, तो स्थिति बहुत गंभीर है और इस स्थिति के पीछे राजनैतिक संरक्षण है, जिसे एक असंगठित हिंदू समाज नहीं बांट सकता। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। कैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड इंच दर इंच भारत की जमीन हड़प रहा है, कैसे सरकार, प्रशासन और कानून वक्फ का साथ दे रहे हैं, कैसे आपके गांव, मंदिर और खेत पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर रहा है, और कैसे आज की स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वक्फ क्या अर्थ होता है इसका? कानून की भाषा में वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लामिक कानून के अनुसार पवित्र मानते हुए मजहबी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से अल्लाह को समर्पित कर दिया जाए, वो वक्फ होती है। आसान शब्दों में कोई भी प्रॉपर्टी जिसे मजहबी काम के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है, वो वक्फ है। इस्लामिक कानून के अनुसार वक्फ संपत्ति अल्लाह को समर्पित की जाती है। इसी कारण एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ बन गई, वो हमेशा वक्फ ही रहती है। अब इस इस्लामिक कानून के अनुसार भारत में क्या क्या वक्फ है, यानी इस्लामिक प्रॉपर्टी है, वो जानना चाहेंगे। सितंबर 2022 में तमिलनाडु के एक पूरे हिंदू गांव को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया और यह प्रभावी भी हो गया। इसी गांव का एक व्यक्ति अपनी 1.5 एकड़ जमीन बेचने गया तो प्रशासन ने कहा कि आपकी जमीन वक्फ की संपत्ति है, यदि बेचनी है तो वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आइए। व्यक्ति ने अपनी जमीन के कागज देखे तो वक्फ का कोई संदर्भ ही नहीं मिला। तमिलनाडु में ही 1500 साल पुरानी, यानी इस्लाम की उत्पत्ति से पहले के मंदिर को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश के एक गांव की 1600 एकड़ से अधिक जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। 2022 में ही हरियाणा में एक गुरुद्वारे की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जमा लिया। बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन ने इसे मान भी लिया। 15 जुलाई 2022 में एक शिवालय को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। नवंबर 2021 में सूरत के म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को गुजरात के वक्फ बोर्ड ने वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, यानी सरकारी संस्थाएं भी अब वक्फ है। दिसंबर 2021 में बेट द्वारिका, भगवान कृष्ण की नगरी, जिसमें 8 छोटे छोटे द्वीप हैं, उन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अधिकार घोषित कर दिया। औरंगाबाद में एक सड़क को चौड़ा किया जा रहा था। अचानक म्युनिसिपल कोऑपरेशन को वक्फ बोर्ड का नोटिस आ गया कि ये रोड और जमीन वक्फ की संपत्ति है, यदि इसका पैसा किसी जमींदार को दिया तो वो अमान्य होगा। 2021 में 140 करोड़ की पर्सनल प्रॉपर्टी पर वक्फ में अपना ओनरशिप दिखा दिया। इस प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू 4200 करोड़ थी। ये सब इतने बड़े लेवल पर किया गया है कि केवल पश्चिमी बंगाल में वहां के वक्फ बोर्ड पर 1000 करोड़ की धांधली की जांच चल रही है। 2022 में टाइम्स नाउ द्वारा की गई जांच में पता चला कि पिछली सरकारों द्वारा केवल जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक जमीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2018 में जांच की गई और पाया गया कि केवल पुणे और परभनी में 1700 नई प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम पर पहुंच गई है। भारत में जहां 80% के लगभग हिंदू जनसंख्या है और मुस्लिम जनसंख्या लगभग 15% है, वहां वक्फ बोर्ड के पास आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। अब आप समझ सकते होंगे कि इतनी ज्यादा जमीन कैसे आई होगी। इस सब के बावजूद वक्फ वालों का कहना है कि देश में 17,000 से अधिक संपत्ति ऐसी हैं जो वक्फ की है और जिन पर दूसरे लोग ओनरशिप स्थापित करके बैठे हैं। ये बयान किसी और का नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में दिए गए सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का है और इस बयान का आधार है वक्फ बोर्ड का मात्र ऐसा कहना कि उनकी 17,000 प्रॉपर्टीज पर दूसरों का कब्जा है।
और ने वक्फ ने जो एक बार कह दिया वो मानना पड़ता है। पता है क्यों? कानूनी ही ऐसा है। वक्फ बोर्ड 1995 का तीसरा सेक्शन कहता है कि यदि शिया या सुन्नी वक्फ बोर्ड सोचता है कि कोई भी जमीन किसी मुस्लिम की है तो वह जमीन या प्रॉपर्टी वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। यानी वक्फ बोर्ड का केवल यह सोचना ही काफी है, और ऐसी स्थिति में आप वक्फ वालों के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा। सेक्शन 85 कहता है कि यदि आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को नहीं समझा पाए कि प्रॉपर्टी आपकी है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी और उसे वक्फ को दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से वक्फ की ओनरशिप में भारत का इतना बड़ा हिस्सा आ गया है, और यह बहुत डराने वाली स्थिति है क्योंकि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी के घर को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति कहा जा चुका है, और यहां तक वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को भी वक्फ की संपत्ति घोषित किया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को तो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ना पड़ा क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। भारत की जमीन इंच दर इंच खा रहे इस कीड़े के बारे में कितनी ही चर्चा है वो आप सब जानते ही है। किन तिक्रमों से खा रहा है ये कीड़ा भारत की जमीन को, वो आगे देखते हैं। वक्फ के द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसे उदाहरण देखते साथ ही मन में सवाल उठता है जमीन कब्जाने के तरीके को लेकर। क्या भूमि हड़पने के इस काम को संगठित रूप से किया जा रहा है? एशिया का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नाला है, और इस नाले के किनारे जो है ये देखिए, इस नाले के किनारे ये मजार बना हुआ। चलिए इस पूरे मुद्दे को एक उदाहरण से समझते हैं। अब्दुल और आदित्य 2 लोग हैं। दोनों आसपास रहते हैं और दोनों के पास कुछ जमीन है। इसके साथ ही जमीन की मैपिंग के रिकॉर्ड भी नहीं है दोनों ही के पास। ऐसे में अब्दुल आदित्य की जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, ये कहते हुए कि ये जो जमीन है आदित्य के पास ये कब्रिस्तान की जमीन है, और खुद को उस जमीन का वक्फ ट्रस्टी घोषित कर देता है। बस इतना करके एक जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बनाया जा सकता है, और यह संभव है क्योंकि वक्फ किसी भी यूजर के द्वारा बनाया जा सकता है बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी। बस इसके बाद अब्दुल को इस जमीन को वक्फ के पास जाकर रजिस्टर करवाना होगा, और जमीन वक्फ की। 7 villages that are said to be dominated by the Hindu community are now being claimed by the Waqf board as their own land. अब्दुल और आदित्य के उदाहरण में आदित्य घाटे में है। अब्दुल जैसे ही जमीन को वक्फ के पास पंजीकृत करवाता है वैसे ही वक्फ बोर्ड जमीन की जांच करवाता है। यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि जमीन उसकी है तो जमीन उसके नाम आ जाती है बिना आदित्य को पता लगे। यदि आदित्य को पता लगता भी है तो वो न्यायपालिका नहीं जा सकता, जाना वक्फ के कोर्ट ही पड़ता है, जहां आदित्य को न्याय के अवसर ना के बराबर मिलेंगे। यह एक उदाहरण है, लेकिन इसके कई तरीके हैं। कहीं मजार बना देना, फिर वहां पर लोगों का सजदा करने आना, उनके अराउंड कंस्ट्रक्शन होने लगना, और धीरे धीरे वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। आपको ऐसी मजारें अपने आसपास के इलाके में दिखे भी होंगे। उत्तराखंड में अनेकों ऐसी मजारें बना दी गई थीं, और मजारों के बहाने जमीनों पर कब्जे किया जा रहा था। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी कर्ज की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। दिल्ली का हौज खास क्षेत्र, वहां 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है एक डियर पार्क। अचानक से पार्क में मजारें बन गई, कंस्ट्रक्शन होने लगी, और 200 हेक्टेयर के पार्क को एक कब्रिस्तान घोषित करने का प्रयास किया गया। साथ मिला आम आदमी पार्टी का। आसपास का हिंदू समुदाय विरोध में आ गया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो ये जमीन कुछ ही समय में वक्फ के नाम हो जाती। अब्दुल और आदित्य का उदाहरण काल्पनिक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से 1500 वर्ष पुराने मंदिर को भी वक्फ घोषित किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये वक्फ इतना शक्तिशाली कैसे बना कि हिंदू मंदिरों तक की जमीन कहा जाए? वो आगे देखते हैं। वक्फ का इतिहास भारत में दिल्ली सल्तनत के समय से देखा जा सकता है, जब पहली बार मुल्तान में वक्फ बनाकर वक्फ को 2 गांव दिए गए। इस्लामिक रूल में वक्फ की संपत्ति कम अधिक मात्रा में बढ़ती रही। 19वीं सदी के अंत में भारत के वक्फ का ब्रिटेन की कोर्ट में एक केस चला गया। 4 जजेस की बेंच ने वक्फ को अत्यंत हानिकारक कहा और वक्फ की संपत्ति को अमान्य घोषित कर दिया। लेकिन भारत में इस निर्णय को नहीं माना गया, और इसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना और वक्फ की संपत्ति बच गई, और तब से अब तक
वक्फ एक बेलगाम घोड़े के रूप में भारत की धरती को कब्जा रहा है। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान से हिंदू भारत आए और पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्ति पर पाकिस्तान की सरकार ने अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उनकी पीछे छूटी संपत्ति को नेहरू जी की सरकार ने भारत के वक्फ बोर्ड को दान दे दिया। 1954 में नेहरू जी की सरकार वक्फ कानून लाई, वक्फ की रक्षा के लिए। इससे हर राज्य का एक वक्फ बोर्ड बन गया और इसने वक्फ का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, यानी वक्फ बोर्ड सरकार का एक अंग बन गया। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया 1954 के इसी एक्ट के नीचे बनी और इस सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन का काम था सारे राज्यों के वक्फ बोर्ड पर नजर रखना। यह सब अपने चरमोत्कर्ष पर 1995 के बाद पहुंचा, जब वक्फ एक्ट 1995 आया। इस एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है, केवल एक सर्वेक्षण के आधार पर, जिसे वक्फ के ही लोग करते हैं। इस कानून को इस प्रकार बनाया गया है कि वक्फ बोर्ड को उस व्यक्ति या उस संस्था को सूचित तक करने की आवश्यकता नहीं है जिसकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है। और यदि उस व्यक्ति या संस्था ने 1 वर्ष तक वक्फ के ओनरशिप पर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में कोई केस नहीं किया, तो आगे कोई केस नहीं कर पाएगा और प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। यह प्रॉपर्टी वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहती है जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट वक्फ के विपरीत निर्णय ना दे दे। यदि निर्णय व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जाता है, तो वह सामान्य न्यायपालिका में इसके विरुद्ध नहीं जा सकता, सीधे उच्च न्यायालय जाना होगा, जो सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ये जो 1 वर्ष का समय मैंने आपको बताया, पहले यह समय केवल मुसलमानों के लिए 1 वर्ष का था, हिंदुओं के लिए समय सीमा नहीं थी। लेकिन 2013 में हिंदुओं के लिए भी इसे 1 वर्ष कर दिया गया। इन सभी कदमों से वक्फ के पास इतनी ताकत आ गई कि वो आर्मी और रेलवे के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति का ओनर है। 2006 में बनाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ के पास 1.2 करोड़ की संपत्ति और 6 लाख एकड़ जमीन थी। आज वक्फ के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। केवल 17 वर्षों में वक्फ अपने नाम पर जमीन 3,40,000 एकड़ से बढ़ा चुका है। एक चूहा धीरे धीरे करके पूरी रोटी खा रहा है और किसी के पास कोई सूचना तक नहीं। क्यों सरकारी कुछ नहीं करती और कैसे ये हिंदू समाज के लिए विनाशकारी है, वो आगे देखते हैं। पत्थर को कुतरा या चीरा नहीं जाता, पत्थर को तोड़ा जाता है हथौड़े से। वो कौन सा हथौड़ा है वक्फ बोर्ड के पास जो उसके किसी भी जमीन पर ओनरशिप को इतना आसान बना देता है? एक का नाम है कानून और दूसरा है राजनैतिक संरक्षण। भारत के राजनीतिक दलों की स्थिति वक्फ बोर्ड की तरफ दयनीय रहती है। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक मुख्यमंत्री वक्फ बोर्ड को मक्खन लगाने के लिए अंबानी के घर पर बुलडोजर तक चलवा दें? इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। केजरीवाल एकमात्र ऐसे राजनेता नहीं है। 2022 में महबूबा मुफ्ती का बयान आया कि यदि जम्मू कश्मीर में वक्फ की संपत्ति के साथ अगर छेड़छाड़ की गई तो विनाशकारी संकटों से जूझने के लिए तैयार रहिए। ये सार्वजनिक रूप से खून खराबे का संदेश था। But under the Waqf Act 1995 under section 101, the members of the Waqf board and their mutawallis and in the Waqf deed, everyone is declared as public servant. So it means that even if you touch them, it's an offence under the IPC under section 20. वक्फ बोर्ड अनाधिकृत रूप से जमीन हथियाता है, पर उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। राजनैतिक संरक्षण के कारण हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस के एक एमएलए ने स्टेटमेंट दी कि वक्फ की 1089 संपत्तियों पर किसी न किसी का अनाधिकृत कब्जा है और साथ में ये भी कह दिया वक्फ बोर्ड को इन लोगों से संपत्ति छीन लेनी चाहिए। एमएलए का नाम था कमरपाल। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वक्फ के अनाधिकृत कब्जों को अधिकृत कर दिया था। ऐसी अनेक संपत्ति है और वक्फ बोर्ड की कांग्रेस के सामने इतनी ताकत है कि कर्नाटक में वो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात कर सके। मुलायम सिंह यादव इन सब से एक कदम आगे थे। कांग्रेस वक्फ को समर्पित रहती थी, लेकिन मुलायम का आरोप था कि कांग्रेस वक्फ की प्रॉपर्टी को टेक ओवर करना चाहती है। मुलायम सिंह यादव तो क्रिश्चियन और सिख वक्फ बनाने तक की बात कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम ने वक्फ की जमीन के चारों तरफ दीवार बनाने के आदेश दिए। क्या इससे गलत टैक्स पेयर के पैसे का प्रयोग कोई कर सकता है? यह सारी राजनीति का सिर्फ एक ही कारण है।
वोट बैंक पॉलिटिक्स। चुनाव से पहले नेताओं का मुस्लिम वक्फ या अन्य मुस्लिम लीडर्स के पास वोट मांगने जाना, वोट के बदले में वक्फ या अन्य संस्था द्वारा अपने काम निकलवाना, जमीनें हड़प करना और उन्हें रेगुलराइज करवाना। यह गिव एंड टेक चलता रहा। Viewers, villagers in 6 Trichy villages in Tamil Nadu may be reeling from shock after they suddenly woke up to find that their land, ancestral land, has been claimed. वक्फ या अन्य मुस्लिम संस्थाओं की बातें मानी भी जाती है क्योंकि मुस्लिम समाज एक ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक है, इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक। बाकी सब ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, यादव, दलित, लिंगायत या मराठा है। लेकिन क्या स्थिति से बचने के कुछ उपाय है, वो आगे देखते हैं। मुस्लिम देश जैसे कि टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक, इनमें वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ का कानून भी नहीं है, मुस्लिम देश होने के बावजूद भी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में क्यों ऐसे बोर्ड के बिना काम नहीं चल सकता। भारत में जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के भले के लिए बना था, एक हिंदू बहुल देश का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर बन चुका है। नजमा हेपतुल्ला के अनुसार वक्फ की जो संपत्ति है वो हर साल 12,000 करोड़ रुपए बना सकती है। वक्फ के पास असामान्य संपत्ति है, लेकिन इस देश के मुसलमान की स्थिति क्या है? सबसे गरीब मुसलमान समाज है, सबसे अशिक्षित मुसलमान समाज है, सबसे अधिक बच्चे मुसलमान समाज कर रहा है, सबसे ज्यादा अपराध में मुस्लिम समाज लिप्त पाया जा रहा है। तो जब वक्फ जिस कार्य के लिए बना था वो कार्य हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को समाप्त क्यों नहीं कर देना चाहिए? क्या उपाय हो सकता है इस वक्फ को समाप्त करने का? वक्फ एक्ट 1995 भारतीय संविधान में दिए गए आर्टिकल 14 में सम्मिलित बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस कारण से यह भारत की शांति, एकता के विरुद्ध है और भारत में धार्मिक उन्माद का बड़ा कारण बन सकता है। और इसी कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हुए रिलीजन के आधार पर बने विधानों को निष्क्रिय कर देना चाहिए। वक्फ कानून रिलीजन के आधार पर है, अपने आप तंत्र विहीन हो जाएगा। अब एकदम से वक्फ को निष्क्रिय करना दंगों का कारण भी बन सकता है। तो शुरुआत में वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए और वक्फ के केस सिविल कोर्ट में जाने चाहिए। यदि किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार जमा रही है तो सीधे ही किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार उससे छीना नहीं जाना चाहिए और इस अधिकार की निगरानी न्यायपालिका के नीचे होनी चाहिए। तीसरा, वक्फ को किसी भी ऐसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से रोक दिया जाना चाहिए जो 1995 वक्फ एक्ट आने से पहले रजिस्टर्ड नहीं थी। और चौथा, स्वाधीनता के पश्चात जो मुस्लिम भारत छोड़कर गए थे उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी गई थी। इसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के नीचे लाते हुए वक्फ से छीनकर देश की संपत्ति घोषित करना चाहिए और थोड़े समय में वक्फ को निष्क्रिय कर देना चाहिए, क्योंकि वक्फ इस देश की शांति, अखंडता और सुरक्षा के लिए संकट है। क्या सरकार ऐसा कर रही है? अगस्त 2023 में 123 प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसे सरकार ने वक्फ से वापस लेने का नोटिस दिया था। इसे एक शुरुआत कहा जा सकता है, लेकिन यह संस्था इस देश को इतना कुतर चुकी है कि यह काफी नहीं है, तो सरकार को तेजी से कुछ करना होगा। लेकिन सरकार भी गूंगी बहरी होती है तब तक जब तक आपके और हमारे जैसे लोग सरकार के कानों में ना चिल्लाए। इस वीडियो को शेयर करके आप एक डिस्कशन की शुरुआत कर सकते हैं, वो डिस्कशन जो सरकार के कानों में एक चीख के समान होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।